लाहौर, सुबह खैर जनाब। एक नई सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे और एक पुरसुकून जिंदगी भी गुजार रहे होंगे। आज जैसे कि जुम्मे का मुबारक दिन है और इस दिन की बहुत ज़्यादा फजीलत और बरकत भी बयान की जाती है और आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ भी एक खूबसूरत सी हदीस मुबारका से ही करेंगे। तो हज़रत अबी बिन काब से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये चाहता हो कि जन्नत में उसके लिए महलात तामीर किए जाएं और उसके दर्जात बुलंद कर दिए जाएं, तो उसे चाहिए कि वो जुल्म के जवाब में अफवा दर गुजर से काम ले, महरूम करने वाले को अता करे और कता ताल्लुकी करने वाले से सुलह रहमी का सलूक करे। और बेशक अफवा दरगुजर जो है वो अल्लाह ताला की सफ़ात में से सबसे बेहतरीन सिफ़त है। यानी मुजरिम हो, खताकार हो, सज़ा के मुस्तहिक को भी अल्लाह ताला मुआफ़ कर देता है और उसकी नाफरमानी करने वालों को, खताकारों को और गुनाह से दरगुजर करने वालों को भी माफ़ कर देता है। इसलिए हमें भी जनाब कोशिश हमेशा यही करनी चाहिए, दुआ भी यही करनी चाहिए कि अगर कोई दोस्त अहबाब, हमारा बहन भाई अपने किए पर शर्मिंदा होता है, माज़रत ख्वाह होता है, तो हमें उनकी गलती को माफ़ कर देना चाहिए और दिलों में नफ़रतें नहीं रखनी चाहिए। अगर वो मुआफ़ी के तलबगार होते हैं तो हमें भी चाहिए, जिस तरह हम अपने अल्लाह के सामने दुआ में मुआफ़ी के तलबगार होते हैं, अपनी गलतियों पर नदामत का इजहार करते हैं और अल्लाह हमें माफ़ कर देता है। वो कहता है कि जब मेरा बंदा मेरे पास आएगा और शर्मिंदगी का इजहार करेगा, नदामत होगा अपनी गलतियों पर, तो मैं ज़रूर उसको जो है वो माफ़ करूँगा। तो आप लोग भी या मैं भी अपने आप से भी यही कहूँगी जनाब, हमारे से कोई भी अगर गलती हो जाती है, किसी से गलती हो जाती है, तो हमें भी उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं जिस सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो जनाब एक सेहतमंद ज़िंदगी तभी मुमकिन हो सकती है जब आप रोज़ाना वर्जिश करें और अपना वज़न कंट्रोल में भी रखें। लेकिन खाने पीने में बेएतदाली हम सबको पसंद है और कर भी जाते हैं और गैर मुतवाज़न लाइफस्टाइल की वजह से जो मोटापा है और जो वज़न है वो एक मसला बनता जा रहा है और बहुत आम मसला बनता जा रहा है, जो ना सिर्फ हमारी फिजिकल अपीयरेंस और शख्सियत को तबाह करता है बल्कि उसके साथ साथ कई खतरनाक बीमारियों की वजह भी बन जाता है। मीठे और वाइट शुगर का ज़्यादा इस्तेमाल मोटापे और डायबिटीज़ की जो एक आम वजह भी बन सकता है, जिसकी वजह से फिटनेस के शौकीन जो अफराद होते हैं ना, वो चीनी को सेहत बख्श मुतबादिल जैसे कि हम देखते हैं गुड़ हो गया, शहद हो गया, यहाँ पे आर्टिफिशियल स्वीटनर से तब्दील करने का एक हालिया रुझान भी उनमें पाया जाता है, क्योंकि ये कुदरती तौर पर मीठे तो होते हैं लेकिन उनके सेहत से मुतल्लिक इजाफी फ़वाइद हैं जो चीनी पेश नहीं कर सकती, जिसकी वजह से चीनी ज़्यादा नुकसानदेह साबित होती है। बहुत से लोग हैं अपने दिन की जो शुरुआत है वो गुड़ की मीठी चाय से करना पसंद करते हैं। अगरचा गुड़ फ़वाइद से भरा हुआ है और इसमें विटामिन्स है, फास्फोरस है, आयरन, मैग्नीशियम और पोटाशियम भी पाया जाता है, लेकिन दूध के साथ अगर इसका मिलाप लिया जाए, इसको मिक्स किया जाए, तो ये नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो गुड़, शहद और आर्टिफिशियल जो स्वीटनर्स हैं, इनका इस्तेमाल कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है या कितना नुकसानदेह भी हो सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आयशा खालिद हैं जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। आयशा, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आयशा, आज एक तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि चीनी के बारे में हमें बताइए कि ये जो वाइट शुगर है जिसको कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है हमारे जिस्म के लिए, हमारे सेहत के लिए, तो उससे पहले इसके नुकसान के बारे में बताइए, कितना नुकसानदेह है हमारी सेहत के लिए? सिंपल शुगर्स की जब हम बात करते हैं, टेबल शुगर सबसे पहले, जिसे हम सफ़ेद चीनी या इसे टेबल पॉइजन भी कहा जाता है। और इसको यूँ नहीं कहा जाता, इसमें यकीनन इसके जो डाउन साइड्स हैं वो ज़्यादा हैं और फ़वाइद सिर्फ इतने हैं जो हमारी ज़बान महसूस कर सकती है अपनी एक समझ लें कि सेटिस्फेक्शन के लेवल को वो एक अचीव करने के लिए जो हम मीठा यूज़ करते हैं। इसके मुतबादिल की तरफ या सब्सटीट्यूट्स की तरफ मैं बाद में आऊँगी। पहले नुकसानात में हमारे जितने क्रॉनिक इश्यूज़ हैं, सही, जिसमें डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, मोटापा या बाकी टाइप 2 डायबिटीज़ ख़ास तौर पे, इवन कि आप जेनेटिकली अगर नहीं भी है तो भी आप ज़्यादा उसमें आ जाते हैं। आप ये कह लें कि रिस्क फैक्टर्स में ये चीज़ आती है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है और आपकी ईटिंग हैबिट्स क्या हैं। चीनी का, शक्कर का या बहुत ज़्यादा मिठास आपके जो नेचुरली भी आप खाने से ले रहे होते हैं वो ज़्यादा तो नहीं है। तो ये तो एक समझ लें कि जो सफ़ेद चीनी होती है वो बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड फॉर्म होती है। सही, किसी भी एक समझ लें कोई भी एक चीज़ की जो मज़ीद मैक्सिमम रिफाइंड फॉर्म हो सकती है, और रिफाइंड फॉर्म यानी कितने प्रोसेसेस से वो होकर गुजरी होती है।
कितने केमिकल उसके साथ, यानी क्या क्या चीज़ हुई होती है, कितने वो अंडर प्रोसेसेस और उसके बाद एक्सट्रैक्शन कितनी ज़्यादा हुई, फिर जाकर हमें वो एक चीज़ मिली, तो वो यकीनन नुकसानदेह है। ठीक है। और नुकसानात में जो मैंने आपको ख़ास बीमारियां वो बताई कि आप रिस्क फैक्टर पे रहते हैं और ये सारी डिजीज़ पे आप रहते हैं, और अगर खुदा न खास्ता अगर आपको कोई डिजीज़ हो गई तो आपको, वैसे तो मैं ये सजेस्ट करती हूँ बीइंग अ डाइटिशियन कि आप शुरू से एक हेल्दी लाइफस्टाइल की आदत बनाएं, कि शुरू से बच्चों को भी आदत डालें कि वो चीनी नमक कम से कम बिल्कुल, चाय है तो उसमें 2-2 3-3 चम्मच, क्योंकि ख़ास हम चूँकि चाय की और उसके मुतबादिल की बात कर रहे हैं कि हम अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए अगर कर ही रहे हैं इस्तेमाल, तो चीनी की शुरू से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आदत बनाने से ही बनती है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल भी और बहुत ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल इक्वली नुकसानदेह हमारी बॉडी के लिए या हमारी सेहत के लिए हो सकता है। आयशा, आप बात करते हैं कि इसके अल्टरनेटिव्स क्या हैं हमारे पास, इसके मुतबादिल क्या हैं? अगर चीनी नहीं इस्तेमाल करनी तो क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? चीनी नहीं इस्तेमाल करनी तो हमारे पास एक, आपने बहुत एक कॉमन चीज़ देखी होगी इर्द गिर्द, कि शक्कर का इस्तेमाल कर लिया जाता है, गुड़ आ जाता है। अल्टीमेटली गुड़ की मजीद रिफाइंड फॉर्म या पिसी हुई फॉर्म आप कह लें शक्कर है। अब गुड़ में मैं और चीनी में थोड़ा सा एक जो डिफ्रेंशिएट है वो इस तरह से करूँगी कि आप ये कह सकती हैं कि गुड़ में मिनरल्स, और जैसे अभी आपने इंट्रोडक्शन भी कराया कि बिल्कुल है, लेकिन गुड़ को अगर 100 ग्राम लेते हैं तो हमें बहुत अच्छी परसेंटेज में आयरन, बेसिकली ये कुछ टाइप्स हैं, जैसे मोलेसेस एक किस्म है मिठास की, मोलेसिस कह लें कि गुड़ में ज़रा ज़्यादा पाया जाता है। तो ये कह सकते हैं कि जो पेशेंट्स मेरे पास आते हैं वो कंप्लायंस शो नहीं कर रहे होते, चीनी बिल्कुल नहीं छोड़ रहे होते और उनको मीठा कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो मैं कहती हूँ कि ठीक है, आप आधा चम्मच शक्कर का इस्तेमाल कर लें। एटलीस्ट ये चीनी से बेहतर है, सफ़ेद चीनी से। लेकिन अगर आप ये कहें कि वो सेफ साइड है, तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगी कि वो सेफ पर हैं। आप कोशिश यही करें कि आप अवॉइड करें, बट आपकी नॉन कंप्लायंस के ऊपर ये कह सकते हैं कि आप उससे बेहतर है कि आधा चम्मच गुड़ का या शक्कर का इस्तेमाल कर लें। उससे भी एक जो मज़ीद बेहतर चीज़ है वो है स्टिविया, इफ़ यू हर्ड ऑफ इट, या बहुत सारे लोगों ने जो मुझे देख रहे हैं सुना होगा। स्टिविया बेसिकली जैसे दारचीनी आपने नोट किया है कि मिठास उसमें नेचुरली होती है, और अगर चाय में इलायची और दारचीनी का इस्तेमाल किया गया हो तो वो थोड़ी मीठी लगती है। ठीक है, स्टिविया प्लांट बेस्ड स्वीटनर है, नेचुरल स्वीटनर है, और प्रोसेस तो ये भी होता है क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी, क्योंकि हम एज रॉ एज पॉसिबल नहीं निकाल सकते, बिल्कुल हम पत्ते को तो नहीं डाल सकते, लेकिन वो जितना प्रोसेस्ड है उसमें उसके ये कह सकते हैं कि डाउनसाइड्स कम है, फवाइद ज़्यादा हैं। अलबत्ता ये है कि स्टिविया भी बहुत ज़्यादा अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपकी गट हेल्थ ख़राब हो सकती है, इंडाइजेशन हो सकती है, क्योंकि ये गट में जो मौजूद हेल्दी बैक्टीरिया है उसको थोड़ा सा हिंडर करता है, जो स्टिविया है। तो स्टिविया की डोजेज, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कह लें कि मल्टीपल टाइम्स ज़्यादा स्वीट होता है एज कम्पेयर टू शुगर या शक्कर या गुड़, जैगरी। ठीक है, तो इसका जो डोजेज है वो भी, अगर आप मार्केट में जाते हैं, यू हैव मेनी ऑप्शंस अराउंड, और इट्स नॉट एज जैसे एक्सपेक्ट किया जाता है बहुत एक्सपेंसिव, इट्स नॉट एक्सपेंसिव, येट एक हेल्दी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, जो कि ज़्यादा मतलब डाउन साइड, एज आई सेड कि डाउन साइड इसकी इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी चीनी की, सफ़ेद चीनी की ज़्यादा। लेकिन जो डायबिटिक लोग हैं यहाँ पे, जिनको ब्लड प्रेशर का मसला है, वो इसको ले सकते हैं स्टेविया को? स्टिविया को बिल्कुल ले सकते हैं। वो बेसिकली ये जो वेट मैनेजमेंट और जिसमें आपने अक्सर देखा होगा कि हम ट्रेंडी डाइट्स को फॉलो करते हुए कर रहे होते हैं, ट्रेंड डाइट्स को फॉलो ना भी करें तो आप अगर स्टिविया को डेली अगर एक चम्मच के हिसाब से नहीं होता, कि बहुत सी जो कम मिकदार है, अगर टैबलेट्स में मिल रही है, जैसे आपने कहीं XYZ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी देखे होंगे, ठीक है, उसी फॉर्म में ये बनाकर इन्होंने, क्योंकि इसमें भी फर्दर इन्होंने कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन केमिकल्स यूज़ किए हुए होते हैं, तो इसलिए ये बहुत कम सा यूज़ होता है। यानी बहुत कम सा स्टिविया 1 चम्मच चीनी के बराबर होता है या शक्कर के बराबर होता है, बट इट्स नॉट गिविंग यू एनी कैलोरीज येट। तो इसलिए हम इसको डायबिटिक्स के लिए भी सेफ कंसिडर करते हैं। रिसर्चेस अभी हो रही हैं इसके ऊपर, साइंस जाहिर है मज़ीद तहकीक के बाद एक उस पर, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि डाउन साइड इसकी एज कम्पेयर टू अगैन चीनी कम है। शक्कर में भी शक्कर का ये है, मैं ये कहूँगी कि शक्कर को आप कम से कम इस्तेमाल करें, चीनी को तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करें। डायबिटिक्स, इवन जनरल हेल्थ जिनकी ठीक है, जिनको लगता है ऐसा कि हमें और कोई बीमारी नहीं है, या खुदा न खास्ता वो किसी बॉर्डर लाइन डिजीज़ पे नहीं है, तो आई रिकमेंड कि आप स्टिविया की तरफ रहें, स्टिविया यूज़ कर सकते हैं।
मिल्क शेक्स में, जूसेस में आप इस्तेमाल कर सकते ठीक हैं। है। इसका जो टेस्ट है थोड़ा सा नॉट एग्जैक्टली उस साइड पर, बट थोड़ा सा चेंज होता है। और एक दिन में क्या एक ही चम्मच हम यूज करना है? 1 चम्मच 1 से 1.5 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं उसको डिवाइड, लेकिन 1 चम्मच 1 कप चीनी में चाय में नहीं डलेगा, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ। वो बहुत ज्यादा स्वीट साइड पे चला जाएगा। ओके। आप ये कह लें कि 1/4 टीस्पून 1 चम्मच चीनी के बराबर का मिठास देता है। और अगर आप टैबलेट्स ले रहे हैं तो वो आपको 1 से 2 टैबलेट्स बहुत ज्यादा हैं, अगर वो आर्टिफिशियल स्वीटनर के साइज की बराबर की है। ओके। अब मैं आती हूँ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के ऊपर। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को भी बहुत ज्यादा सेफ समझ के लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। और स्टेविया से पहले सब लोग उसी चीज को यूज कर रहे थे। स्टेविया के बारे में हाँ। पीपल आर नॉट मच अवेयर अबाउट हाँ। इट। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का ये है कि उसमें भी केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू Okay. वो हुआ होता है। और मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी भी चीज़ को लेते हैं उसकी लेबल ज़रूर पढ़ें। स्टिविया में भी इवन कहीं इकसाम की चीनी यूज हुई भी होती है जिसमें लैक्टोज भी यूज कर रहे हैं। और भी सॉर्बिटॉल एक कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म है, वो भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अगैन वो डेरिवेटिव्स हैं, कुछ बाय प्रोडक्ट्स हैं। स्टिविया इज अगैन ऑन द सेफर साइड। बट आर्टिफिशियल स्वीटनर्स मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करती अनलेस आप वंस इन अ ब्लू मून या ट्रैवलिंग में हैं या आप अवॉइड करना चाह रहे हैं सर्टन सिचुएशन को, तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आर्टिफिशियल स्वीटनर से अगेन बेहतर है कि आप शक्कर और स्टिविया के करीब स्टिविया के करीब स्टिविया चले इज जाएं, हाँ। बेटर ऑल्टरनेटिव्स। आर्टिफिशियल जो स्टिविया के अलावा अगर बात करें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, उनसे भी हमारी कोई सेहत है, हेल्थ खराब हो सकती है? बिल्कुल, उसके हेल्थ हैजर्ड्स या उसकी डाउनसाइड्स ये हो सकती हैं कि आपके जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हैं, किडनी डिजीजेस हैं, रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट ये कहते हैं कि रहता है खतरे में। अच्छा। आप ये कह लें कि आप टेंडेंसी होती है, बढ़ जाती है कि आपको यू मे सर्टन हेल्थ कंडीशंस हो सकती हैं। ओके। या आपके अगेन गट हेल्थ के लिए भी बेहतर नहीं है, क्योंकि मुख्तलिफ इकसाम की उसमें भी चीनी या आर्टिफिशियल चीज़ें मिलाई गई भी होती हैं, क्योंकि हमें चीज़ रॉ फॉर्म में नहीं मिल रही। और उसमें आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीनी का मुतबादिल अगर एक चीज़ मिल रही है जो कि कुदरती नहीं है, नेचुरल नहीं है, तो यकीनन उसके साथ कुछ ऐसे प्रोसेसेस किए गए हैं उसको मीठा करने के लिए जो हमारे टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फाई कर सके। तो वो यकीनन आई डोंट थिंक कि नेचुरली भी हेल्दी हो सकती है। तो अगर आप पढ़ लें तो आपको मज़ीद अंदाज़ा हो सकता है कि थोड़ा सा एक लेमैन के लिए तो हम जाहिर है वी आर हियर टू टेल देम, और जो लोग अवेयर नहीं हैं उनके लिए, लेकिन अपनी थोड़ी सी रिसर्च भी आपके लिए बहुत बेहतर हो सकती है। जैसे स्टिविया के बारे में भी, और जनरल रिसर्च की बात मैं नहीं कर रही हूँ, आप थोड़ा सा जैसे ऑप्शंस हैं उसके गिर्द घूमें। 3, 4, 5 चीज़ें हैं। जैसे फ्रूट्स बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि जी हम सेफ साइड पे हैं, और कुछ लोग बिल्कुल इसके ऑपोजिट हैं कि बिल्कुल फ्रूट्स नहीं खाने। सेफ साइड पे रहते हुए बहुत ज़्यादा ओवर कंजम्पशन हो रही होती है और अवॉइड करने में बिल्कुल अवॉइड कर रहे होते हैं। तो अगर वो स्टिविया है, शक्कर है या कुछ भी है, एक्सेस अगेन ऑफ एवरीथिंग इज बैड है। या इवन इफ इट इज स्टिविया, इवन इफ इट, जैसे मैंने अभी पहले बताया कि आपको इनडाइजेशन की, और आजकल का मौसम तो खैर वैसे ही बहुत ज़्यादा इनडाइजेशन, और आपको पता है डायरियल और इस तरह से, तो एक्सेस गलत है। आप बैलेंस रहते हुए मॉडरेशन में चीज़ का अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो भी बेहतर है। एक और चीज़ मैं रिपीट कर दूं, जो लोग ये समझते हैं कि शहद बिल्कुल सेफ है, तो कैलोरीज आपको शक्कर, सिंपल जो प्लेन टेबल शुगर है वो, और जो शहद है ये उतनी ही दे रहा है। अच्छा। 1 चम्मच सही, कोई 5, 7, 3, 4 मिकदार के हिसाब से कैलोरीज का फर्क है। बट स्टिविया अगेन इज नॉट गिविंग नो कैलोरीज। लेकिन बहुत से लोगों ने जैसे शहद की बात की है, वो सुबह उठते सारी निहार मुंह भी पानी में शहद डाल के पीते हैं, फिर उन्होंने अगर चाय भी पीनी है तो उसमें भी शहद का इस्तेमाल करना है, तो ये मल्टीपल टाइम्स हो जाता है, इन चीज़ों ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल ऐसा है कि चाय है, अगेन या कुछ और भी पीना है, ग्रीन टी बन रही है, अदरक वाली चाय बन रही है, तो शहद आपको कैलोरीज उतनी ही दे रहा है। क्योंकि काफी लोगों को, मैंने भी पेशेंट्स कमिंग टू मी से ऑफन जैसे कि हम तो शहद यूज करते हैं ये सोच के, शक्कर यूज करते हैं ये सोच के इसमें कैलोरीज कम होंगी। यकीनन उसमें मिनरल्स, विटामिन ज्यादा है, लेकिन वो भी मिनरल्स, विटामिन आपको बाकी फूड सोर्सेज से मिल सकते हैं, जो आपको आयरन का, जैसे अगर हम मोलेसिस की या जैगरी की बात करते हैं, आयरन उसमें अच्छा है, मगर आयरन की बहुत और अच्छे सोर्सेज हैं, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम इससे ओवर कंजम्पशन करके नुकसानात ज़्यादा हैं बजाय इसके कि हम फ़ायदे हासिल करें। ठीक है, तो आप सेफ साइड पे रहें, बैलेंस रखें, मगर सफ़ेद चीनी या टेबल शुगर को या आप ये कह लें वाइट पॉइजन को इज अ बिग नो टू अवॉइड ही करें। लेकिन हम तो बच्चों को भी उनके दूध में, उनके मिल्क शेक्स में, उन्होंने कुछ भी खाना पीना है तो हमें वाइट शुगर ही हम उनको दे रहे हैं। अच्छा, अब जिस तरह शहद की आपने बात की थी, हम उसमें बच्चों को शहद
की तरफ लेकर आ सकते हैं। हम खजूर को ऑल्टरनेट बना सकते हैं। जिससे खजूर एक ग्लास में अगर हम 3 खजूरें डालें तो इट वुड बी स्वीट, इट वोंट बी लेफ्ट वो न्यूट्रल, उसका जायका नहीं रहेगा। स्ट्रॉबेरीज का मौसम गुजरा, आजकल पीच है। जो भी मुख्तलिफ इकसाम के शेक्स, अब बच्चों की मैं बात करें, जो डायबिटीज़ वाले हैं या बाकी अमराज वाले लोग, वो जूसेस को और शेक्स को अवॉइड करें। अलबत्ता अगर आप अडल्ट्रेशन में या आप ये कह लें डाइल्यूट करके शेक्स और जूसेस भी बनाते हैं, यानी अगर 1:1 के हिसाब से पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है और फ्रूट की क्वांटिटी एक ही है, तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता अगर डायबिटिक्स भी जूसेस पी रहे हैं, यू नो, वो भी सेफ उसमें रहेंगे। लेकिन अलबत्ता चूंकि फाइबर कंटेंट हम जब जूस बनाते हैं या शेक बनाते हैं तो कम होता है, फाइबर निकल जाता है, छिलका निकल जाता है, तो उनके लिए बेहतर है, या जनरली जो लोग एक रिजीम फॉलो कर रहे हैं। ये तो शेक्स की बात करें आयशा, आजकल जैसे गर्मी बहुत ज्यादा तो मशरूबात पिए जा रहे हैं, सत्तू का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें भी गुड़ियाँ डाला जाता है, शहदियाँ, फिर शक्कर डाली जाती है, तो फिर वो ज्यादा नहीं हो जाता कंटेंट उसका? बिल्कुल ज्यादा। कैलोरीज तो मैं आपको बता रही हूँ, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, कैलोरीज वुड स्टे सेम। मतलब अगर आपको एक 16-15 ग्राम होता है एक टेबल स्पून में, टी स्पून में 5 ग्राम चीनी चली जाएगी, वो आपको इक्वली उतनी ही कैलोरीज दे रही है, 25, 20, 30, उसी के इर्द गिर्द हम फ्लक्चुएट कर रहे हैं। तो इट्स रादर, एक चम्मच की तो हम बात कर ही नहीं रहे ना, हम बात कर रहे हैं ज्यादा की। अब हम एक एक करते हुए, चाय के अगर 2 कप कोई पी रहा है, 2 कप जूसेस हैं या 1 कप शेक है या जूस है, तो आपके 3-4, और वो एक जो सत्तू का या जो भी किसी ड्रिंक का ग्लास वो जग बन रहा है, उसमें तो 5-6-7 चम्मच चीनी तो डलेगी ना। अब आपके हिस्से में कितनी गई, हु नोज दैट। सो अगेन मॉडरेशन एंड बैलेंस इज द की। आप अपनी रिजीम ऐसी बनाएं कि आपको कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग का अंदाजा रहे, ना इंतजार करें इस चीज़ का कि खुदा ना खास्ता हमें कोई ये कह देगा कि आपको आप बॉर्डर लाइन डिजीज पे हैं या प्री डायबिटिक हो रहे हैं या खुदा ना खास्ता किसी और बीमारी की तरफ जा रहे हैं, तो ही आप इन चीज़ों को अवॉइड करें। बैलेंस लेकर चलें अपनी डाइट को और मॉडरेशन के साथ चलेंगे तो तमाम तरह के जो मसले मसाइल हैं इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगी में से निकल जाएंगे। आयशा खालिद हमारे साथ मौजूद थी, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। आयशा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई हैं। और जिस हम बात कर रहे थे कि जनाब चीनी का जो है ऑल्टरनेट क्या हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें आयशा ने हमारे साथ शेयर की है। तो यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात करते हैं बदलते ज़माने के बदलते तकाज़ों के हवाले से। तो जैसे जैसे ज़माना चेंज होता जा रहा है, हमारा लाइफस्टाइल, हमारी ज़रूरियात, हमारे काम करने के जो अंदाज हैं वो भी चेंज हो जाते हैं और उन सब में टेक्नोलॉजी का किरदार इंतहाई अहम समझा जाता है। इंटरनेट ने दुनिया को यकसर बदल कर रख दिया है और दुनिया भर में करोड़ों लोग इंटरनेट की मदद से फ्रीलांसिंग या फिर ई कॉमर्स से घर बैठे लाखों रुपए माहाना कमा भी रहे हैं। और एक दौर था जब कारोबार की एडवर्टीजमेंट के लिए अखबार में एड्स दिए जाते थे, अब डिजिटल मार्केटिंग ने इसको बदल दिया है। एक वक्त ये भी था जब पैगाम रसानी के लिए लैंडलाइन इस्तेमाल की जाती थी, अब मोबाइल फ़ोन की मदद से फासले जितने भी हैं वो मिट चुकी हैं। टीवी और रेडियो अपनी अफादियत खो रहा है कहीं ना कहीं। आजकल पॉडकास्टिंग का रुझान बढ़ता जा रहा है, तो पाकिस्तान में यकदम पॉडकास्टिंग का जो शोर सुनाई देने लगा है। गुज़श्ता महीने एक ट्विटर स्पेस को जलसे में तब्दील करने के बाद पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म ने अब डिजिटल मीडिया के एक और नए मीडियम जिसको पॉडकास्ट के ज़रिए लोगों तक अपना बयानिया पहुंचाने की कोशिश की। उन्होंने चंद यूट्यूबर्स के साथ एक पॉडकास्ट की जो बज़ाहिर कामयाब भी रही, लेकिन अक्सर लोगों के लिए ये दोनों जो टर्म्स हैं जिन्हें ट्विटर स्पेस कहा जाता है या फिर पॉडकास्टिंग कहा जाता है, ये बहुत नई चीज़ें हैं। तो आज हम यही बात करेंगे कि ट्विटर स्पेस और पॉडकास्टिंग होती क्या है, इसका इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं, इससे फ़ायदा किस तरह हम उठा सकते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अबैद अवान है, सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं। अबैद, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। आप कैसे? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अवैध, ये जो इतनी ज़्यादा पॉडकास्टिंग की बात हो रही है, ट्विटर स्पेस की बात हो रही है, मैं या आप जैसे लोग तो यंगस्टर्स तो जानते हैं, लेकिन जो हमारे घर पे बैठे हुए लोग हैं उनको इस चीज़ का नहीं पता, इन टर्म्स का नहीं पता। सबसे पहले तो बताइए कि है क्या पॉडकास्टिंग, क्या है? बेसिकली पॉडकास्ट तो सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि पॉडकास्ट एक लॉन्ग फॉर्म ऑडियो कंटेंट है। ओके। तो नॉर्मली जब लोग ड्राइव वगैरह कर रहे होते थे तो वो लोग एंटरटेनमेंट यूज़ करते थे, सॉन्ग्स वगैरह यूज़ करते थे।
लेकिन अब वो अपने वक्त को, उस ड्राइविंग के वक्त को प्रोडक्टिव बनाने के लिए ऑडियो फॉर्म का कंटेंट सुन सकते हैं, जिसे वो फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा। जिसमें ये होता है, एक होस्ट होता है और एक अपनी फील्ड का सक्सेसफुल बंदा ओके। उसके बारे में बात कर रहा होता है, सही। जो कि 30 मिनट से लेकर 1.5-2 घंटे तक की कन्वर्सेशन होती है। ठीक है। और इसको पॉडकास्टिंग कहते हैं कि जी। आप कुछ भी उसके बारे में सुन सकते हैं। तो क्या इसको ये कह सकते हैं कि ये जो रेडियो से ही मुतालिक है थोड़ा बहुत? जी, काफ़ी हद तक ये रेडियो से मिलता जुलता है, बट टाइम लैप्स की वजह से ज़्यादा हो सकता है उससे। चेंजिंग्स क्या है अगर रेडियो के बारे में देखा जाए या पॉडकास्टिंग में देखा जाए? रेडियो क्या नॉर्मली, चेंज है इसके अंदर? रेडियो पहले यूज़ होता था एंटरटेनमेंट के लिए, हाँ। बट यहाँ पे जो फील्ड का एक्सपर्ट है उससे कन्वर्सेशन की जाती है, उसके बारे में पूछा जाता है, उसका जर्नी पूछा जाता है। अच्छा। जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक गया, एंड उसका आगे प्लान क्या है, उसके लाइक प्रेडिक्शंस वगैरह जो उसके फील्ड के हवाले से हैं, वो कहाँ तक जा सकता है, वो कितना अच्छा। इम्पैक्ट कर सकता है। तो ये थोड़ी सी जो है थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं मैं कहूँगी। लेकिन मुझे ये बताइए, घर बैठकर हम देखें तो सोशल मीडिया पर या फिर पॉडकास्टिंग के थ्रू किस तरह इस चीज़ को लेकर चल सकते हैं? कोई भी सक्सेसफुल गेस्ट या तो इनवाइट किया जाता है, अगर तो इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है तो बंदा खुद भी कर सकता है, खुद अच्छा। ऐसे कर सकता है किसी भी एक टॉपिक पे अच्छी सी रिसर्च करके उसको 30 मिनट से 20 मिनट से 1-1.5 घंटे तक बता सकता है। तो आपने कब से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी? मैंने 2019 से बेसिकली स्टार्ट की थी और पॉडकास्ट 1 साल पहले से स्टार्ट किया। तो क्या आपका माइंडसेट क्या था पीछे? क्या कोई चीज़ थी कि इससे इंस्पिरेशन आपको मिली और आपने देखा कि अच्छा ये कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ? एक्चुअली मैं ज़रा बाहर घूमने वाला हूँ, तो नए लोगों से मिलने का शौक़ होता है। तो जब कोविड आया तो वो सारा कुछ बंद हो गया, तो इस वजह से देन जूम मीटिंग के थ्रू अच्छा। नए लोगों से मिलना, उनकी फील्ड के बारे में बातचीत करना, इससे ज़रा एक्सपोजर ज़्यादा हो जाता है और नॉलेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अबे इसका फ़ायदा क्या है? अगर पॉडकास्टिंग के बारे में पूछूं तो इसका फ़ायदा क्या है? ये पॉडकास्टिंग और जो ट्विटर स्पेस है, क्या ये एक ही टर्म है? जी। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं? ऑलमोस्ट एक ही टर्म है। पॉडकास्ट में वीडियो बेस्ड कंटेंट यूट्यूब पे आ जाता है, अच्छा। और ऑडियो बेस्ड कंटेंट ट्विटर स्पेस पे लाइव कंटेंट आ रहा होता है, एंड जो गूगल पॉडकास्ट है एंड एप्पल पॉडकास्ट है उस पे रिकॉर्डेड होता है ऑडियो बेस्ड कंटेंट, जो इसका आप फ़ायदा इजीली क्या यूज़ है? कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि आप जो नॉलेज है ना, एक स्पेसिफिक टॉपिक पे एक 30 मिनट से 1 से 1.5 घंटे तक की बात सुन सकते हैं, जो कि स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट्स के अपनी फील्ड के होंगे। तो जैसे हमने देखा कि जो इमरान खान हैं, पीटीआई के लीडर हैं, उन्होंने भी पॉडकास्ट किया। सबसे पहले वो सियासतदान हैं जो पॉडकास्ट पे आए हैं। आप उसको किस तरह देखती हैं? उसके थ्रू क्या आपको लगता है बाकी चीज़ों को भी हम हाईलाइट कर सकते हैं? नहीं, इमरान खान से पहले असद उमर साहब आ चुके हैं। अच्छा, ठीक है। 2018 या 19 में आ चुके हैं। ओके। वो TCM ओरिजिनल्स पे आए हैं, जो तलहा होस्ट वगैरह करते हैं। तो उसके बाद इमरान खान के लाइक उनकी ज़रा इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, तो इस वजह से उनकी वजह से ज़रा हाइप मिल गई है, जिसके बाद शेख रशीद साहब और अहसन इकबाल साहब की भी पॉडकास्ट आई है। अच्छा, तो उसको किस तरह आप देखते हैं कि कैसा लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं इस चीज़ से? जी जी बिल्कुल, इससे इन्फ्लुएंस भी बढ़ा और लोगों का रुझान भी बढ़ा। अगर तो वो पॉलिटिकली भी देखा जाए तो अब लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे पॉडकास्ट में ऑडियो सुनने के। कोई वॉक कर रहा है या जॉगिंग के पे जा रहा है तो साथ साथ वो पॉडकास्ट सुन सकता है, और इससे ये होगा कि वो मूव कर सकते हैं एक इंफॉर्मेशन बेस पे, पॉलिटिक्स से हट के इंफॉर्मेशन की तरफ भी मूव करेंगे वो। अच्छा, तो मुझे बताइए कि हमारे यहाँ पर अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो अब कितना रुझान या कितना ट्रेंड बनता जा रहा है पॉडकास्टिंग का? लोग आ रहे हैं इसकी तरफ अब? जी जी, काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। 2017 से अगर हम देखें या 19 से देखें ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो गया है ट्रेंड। अब तकरीबन हर किसी ने स्टार्ट करना शुरू कर दिया है। तो सारे इन्फॉर्मेशन की बात है, बिकॉज टिकटॉक पे जो था ना वो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट था। अब शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ज़रा थोड़ा सा नीचे की तरफ जा रहा है और लॉन्ग फॉर्म कंटेंट की तरफ लोग मूव कर रहे हैं। तो ज़्यादातर आपको क्या इसमें यंगस्टर्स नज़र आ रहे हैं या और लोग भी इसमें इंडल्ज हो रहे हैं? यंगस्टर्स के अलावा बड़ी एज के लोग भी आ रहे हैं, जैसे अभी PTI के लीडर आए हैं, और उसके अलावा जैसे दूसरी पॉडकास्ट है सुनील मंच पाक व्हील्स के हैं, उनकी पॉडकास्ट भी आई है। तो बड़े लोग भी आ रहे हैं जिसमें वो अपना एक्सपीरियंस और अपनी अच्छा। ज़िंदगी की गलतियाँ वगैरह भी बता सकते हैं, जिससे यंगस्टर्स फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है।
तो इससे क्या पैसा भी कमाया जा सकता है? मतलब सारे ज़्यादातर जो यंगस्टर्स हैं जो हमें देख रहे होते हैं उनका ये होता है कि हम कोई चीज़ स्टार्ट करें, कोई स्टार्टअप कुछ करें, यूट्यूब चैनल भी बनाएं तो एटलीस्ट हमें उससे इनकम तो आनी चाहिए। क्या पॉडकास्टिंग से पैसा भी कमाया जा जी सकता है? पॉडकास्टिंग में ये होता है जब वो कन्वर्जेशन स्टार्ट करते हैं तो उसमें एक स्पॉन्सर भी ऐड किया जा सकता है कि पॉडकास्ट इससे स्पॉन्सर्ड हुई है, इस स्पेसिफिक कंपनी से स्पॉन्सर्ड हुई है, या फिर पूरी की पूरी पॉडकास्ट स्पॉन्सर की जा सकती है एक कंपनी पे, कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, तो वो सारी की सारी पॉडकास्ट भी स्पॉन्सर्ड हो सकती है। अच्छा, सही। और मुझे बताइए कि तो जो हमारे इंटरनेशनल भी पॉडकास्टिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर जाकर भी पॉडकास्टिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर और क्या क्या हमें करने की ज़रूरत है ताकि हम उन्हें मीट कर सकें? आपको क्या लगता है? उस हवाले से ये है कि हमें जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ता है, जब कंपटीशन बढ़ता है तो वो क्वालिटी ऊपर आती है, तो वो हर बंदे को पार्टिसिपेट करना चाहिए, एटलीस्ट कि किसी ना किसी को इनवाइट करना चाहिए। अच्छा। अपने कॉन्टेक्ट्स में कोई ना कोई ऐसा होता है जो काफ़ी अच्छा बंदा होता है, तो उसको उसकी फील्ड के हिसाब से सारा क्वेश्चनिंग और कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी चाहिए। लेकिन जैसे आपने बताया कि इससे पैसे भी कमाए जा सकते हैं, लेकिन कुछ टिप्स देंगे कि किस तरह अगर इसको हमने स्टार्ट करना है तो इसको स्टार्ट करें, किस तरह इसको सस्टेनेबली लेकर आगे चल सकते हैं हम? अगर तो किसी के पास कैमरा है तो ठीक है, नहीं तो वो ऑडियो बेस्ड की तरफ भी मूव कर सकता है, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई की तरफ भी मूव कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ अच्छा सा रिकॉर्डिंग के लिए माइक चाहिए, एंड देन वो रिकॉर्ड करके मूव ऑन कर सकता है और स्टार्ट कर सकता है। मतलब उसके लिए थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी? जी वो एक माइक की हो सकती है और थोड़ा सा टाइम अच्छा। हो सकता है उस बंदे का। ठीक है, तो ये थोड़ी सी अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो उसके बाद आप घर बैठे ही अच्छे कंटेंट के साथ पैसा कमा सकते हैं। अबैद अवान सोशल मीडिया एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। अबैद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और ये जो पॉडकास्टिंग है या जिसे ट्विटर स्पेस कहा जा रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ये है क्या, ट्रेंडिंग में क्यों चल रहे थे, इसके बारे में हमने आपको आगाह किया है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक मिलते हैं, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों के मसाइल डिस्कस करते हैं। और लाहौरियों के मसाइल की अगर बात की जाए तो लाहौरियों को सेहत के हवाले से बहुत सारे मसाइल का सामना रहता ही है। अल्लाह अल्लाह करके जनाब हमने कोरोना वायरस से जान छुड़वाई थी कि डेंगू केसेस में इजाफा होने लगा। अभी डेंगू का खतरा चला नहीं था कि मंकी वायरस ने जन्म ले लिया, और लाहौर में इस वायरस से मुतासरा 2 मुश्तबा केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। अभी कंफर्म नहीं है, सिर्फ मुश्तबा है। कोरोना, डेंगू, मंकी के साथ साथ पोलियो वायरस का जो खदशा है वो भी सर उठाना शुरू हो चुका है। 15 माह तक पोलियो से पाक रहने के बाद बुध के रोज मुल्क में 1 माह के अरसे में पोलियो का चौथा केस रिपोर्ट हो गया है। और पाकिस्तान गुज़श्ता 4 दहाइयों से पोलियो के खिलाफ ये जो जंग है अपनी जारी रखे हुए है, और वक्तन फ़वक्तन इंसदादे पोलियो मुहिमात की आगाज़ भी किया जाता है उनका। और लाहौर समेत सूबे भर में 5 रोज़ा पोलियो मुहिम इस वक्त जारी है, जिसके तहत 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं। उन सब वायरस से निमटने के लिए महकमा सेहत की जानिब से क्या क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है, इस पर बात करते हैं। आज हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर राजा जुबैर हैं, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं। जुबैर साहब, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले जुबैर साहब, पोलियो के हवाले से बात कर लेते हैं। शहर लाहौर में इस वक्त पोलियो कैंपेन जारी है, तो मुझे बताइएगा कितने दिन की है ये कैंपेन और कब से कब तक ये चलने वाली है? जी बिल्कुल, जैसे कि अभी पूरे मुल्क में जारी है ये नेशनल कैंपेन है हमारी NID। अच्छा। और इसमें लाहौर में जो इस दफ़ा थोड़ा सा चेंज किया है प्लान टू कंपेयर बाकी नेशनल से, वो ये है कि कैंपेन हमने पहले 5 दिन की करते थे, अब हमने 7 दिन की की है। अच्छा। ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो आउट ऑफ सिटी होते हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी मिले, इसमें वो भी इंगेज हो जाएं। सही। अगर वापस आते हैं तो कहीं जगह मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो जाती है, तो वो हम लोग टारगेट कर सकें। दूसरा ये है कि इसमें टीम्स जो है, पहले हमारे पास 6300 टीम्स काम कर रही हैं जो अच्छा। और सुपरवाइज़र तकरीबन 1200 के करीब सुपरवाइज़र इसमें साथ एंगेज हैं, जो हमारे पास डायरेक्ट सुपरवाइज़र एंगेज है।
तो इस दफ़ा कोशिश है कि हम अपना टारगेट जो कि 7 दिनों पे लेके गए हैं और अच्छे तरीके से ज़्यादा अचीवमेंट कर सकें। लेकिन क्या टारगेट क्या रखा गया है, कितने बच्चों को इस साल पर जी, पिलाना हमारे है, कब लाहौर के करें? लिए जो है 19,74,000 का तकरीबन नियरली 220 मिलियन के करीब हमारे पास अच्छा। जो टारगेट है वो सेट किया जाता है और वो हम अचीव करते हैं हर दफ़ा। सही। और अभी तक कितने दिन हो गए हैं इस कैंपेन ये हमारा कैंपेन का आज 5वां दिन है अच्छा। और हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाएगा आज 5वां दिन जुम्मे के दिन, और नेक्स्ट का हम 2 दिन जो है वो कैचअप करेंगे। वो जो लोग रह गए हैं घरों में, बच्चे जो रह हमें मिल नहीं सके फर्स्ट विज़िट पे, तो हम विज़िट करेंगे, ना सिर्फ सुबह विज़िट करेंगे बल्कि शाम की स्ट्रेटजी भी हमने इसमें तरतीब दी है ताकि शाम को भी जो लोग डे केयर सेंटर्स पे चले जाते हैं या किसी ऐसी अपनी Out of वालदा city के चले साथ जाते हैं, वालदा हाँ। के साथ वर्क प्लेस पे होते हैं तो हाँ। हम उनको भी जाके टारगेट करते हैं। तो ये जो कैचअप डेज है ये कब स्टार्ट होंगे? ये बिल्कुल आफ्टर दिस कैंपेन हो जाएंगे या थोड़ा सा वक्फा आएगा? जी, कैचअप राइट आफ्टर कैंपेन, जैसे कि आज 5 दिन की पहला जी। फेज कंप्लीट हो जाएगा। कल से कैचअप जो है हफ्ता और इतवार इतवार, ये 2 दिन इतवार को कैचअप इसमें डेज। खसूसी तौर पर इसलिए शामिल किया गया, बहुत से लोग बच्चे छुट्टी जो होती घरों में नहीं होते वालदा के साथ वर्क प्लेस पे चले जाते हैं और सिर्फ इतवार को मिलते हैं, तो हमने इसे खसूसी तौर पे इतवार को इस दफ़ा शामिल करवाया है इसमें। ठीक है, ताकि बच्चे जो है वो घर पे होते हैं, ये बहुत सारे लोग वापस आ जाते हैं काम काजों से। लेकिन हमने जुबैर साहब देखा कि पिछले 6 महीने से कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हो रहा था पोलियो का, और हम यही माइंड बना के बैठे हुए थे कि शायद अब हम इससे ख़त्म हो चुका है पोलियो यहाँ से, लेकिन अब दोबारा बुध के रोज़ केस सामने आ चुका है। तो क्या कहेंगे, दोबारा से ये चीज़ें सर उठाना शुरू हो डेफिनेटली गई? मुल्क के जो वो हमारा ऐसा हिस्सा है जहाँ पे हमारे तक लोगों की रसाई नहीं टीम्स की, वो वज़ीरिस्तान की साइड पे हमारे पास केस रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन लाहौर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 2019 से सैंपल फ्री भी है और वाटर सैंपल है वो वायरस फ्री है और अच्छा। अभी हमारा केस भी रिपोर्ट नहीं हो रहा। तो उसकी बड़ी वजह यह है कि हम अच्छे तरीके से कंपेन करते हैं और लोगों का तामन भी है, लोग सेंसिटाइज भी हैं कि अब ये कतरे हमने पिलाने हैं अपने बच्चों को। लोग कंप्लेन करते हैं 1166 जो हेल्पलाइन है वहाँ पे कहते हैं, खुद कहते हैं कि हमारे घर में टीम नहीं पहुँची, इवन दो कि वो हमारे प्लान में होती है नेक्स्ट डे में, लेकिन लोग इतने वो हो चुके हैं इस पर सेंसिटाइज के वो खुद कॉल कर देते हैं कि हमारे घर में टीम पहुँचनी चाहिए। लेकिन अभी भी आपको क्या लगता है पाकिस्तान के किस रीजन में अभी भी लैग कर रहे हैं हम स्टिल लोग वो इस हम बारे लैग करते हैं उसमें। देखें जब तक हर बंदा अपना इज्तिमाई तौर पे तो हम ठीक है हम कंपेन करते हैं, इनफरादी तौर पे भी हमें फ्रंट पे आना पड़ेगा जिसका बच्चा है। जब तक वो खुद इस चीज़ को समझेगा नहीं, और इसमें ना सिर्फ पोलियो के कतरे बल्कि हिफाजती टीकों का भी एक कोर्स जो होता है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मद्देनज़र रखते हुए उन बीमारियों के अगेंस्ट, ताकि बच्चों की मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी कम हो सके, उसके लिए भी वो आगे नहीं आएगा और अपने बच्चों को वो नहीं लगाएगा। तो ये चीज़ें तो हमारे साथ चलती रहेंगी। इसमें इनफरादी तौर पे हमें सबको अपना अपना जो किरदार अदा करना पड़ेगा। लेकिन लास्ट टाइम हमने देखा था कि मैन होल से भी सैंपल्स लिए जाते थे पोलियो के, वहाँ से भी निकलते थे केसेस का, इस दफ़ा भी ऐसा जी वाटर सैंपल अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर के जो हैं वो नेगेटिव ही आते हैं अच्छा। विद रिस्पेक्ट टू जितने भी पोलियो वायरस के हमारे सैंपल्स होते हैं। तो काफ़ी अरसा से हमारे वाटर सैंपल्स 2 साल से नेगेटिव आ रहे हैं लाहौर के, और उसकी रीज़न यही है कि एक सक्सेसफुल हम कंपेन हर दफ़ा एग्जीक्यूट कर रहे हैं और हम इंशाल्लाह जहाँ तक लाहौर का कंटेक्स है तो हम इसको आगे भी मज़ीद इसको इसी तरह ही आगे लेके चलेंगे ताकि हमारे सैंपल्स नेगेटिव रहें और लोग बच्चे महफूज रहें। लेकिन आपको क्या लगता है अगर हमने लाहौर को पोलियो फ्री कर दिया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और ऐसा ही रहे, यही हम चाहते हैं, पाकिस्तान कब तक हो जाएगा? 4 दहाइयाँ होने वाली हैं जब तब से हम इस पोलियो के साथ एक जंग लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कब तक ये हम देखें ये इसमें ना जो एक्चुअली इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड रखा गया है इसको फ्री करने के लिए वो ये है कि बेसिकली हमारे पास 3 साल सैंपल नेगेटिव और 2 साल एटलीस्ट केस नहीं आना चाहिए। जब भी हम करीब होते हैं तो कोई ना कोई केस आ जाता है और फिर इंटरनेशनल कमिटमेंट के मुताबिक हमें दोबारा वो पूरे मुल्क में है। तो अगेन वही है कि हमारे कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे डिप्राइव्ड हैं इस चीज़ों के, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का कम है, जहाँ पे सहूलतें वहाँ तक पहुँचते हैं तो लोग उसको लेने के लिए वो तैयार नहीं होते, मजम्मत करते हैं। तो ये एक बड़ी जिसे कहते हैं कि वोलेटाइल किस्म की सिचुएशन है उन इलाकों में जहाँ पे, और वो लोग फिर ट्रैवल करते हैं लाहौर में आपको पता है वो लोग ट्रैवल करते हैं। स्पेशली हमारे पास लाहौर में 2 तरह के लोग हैं, एक पुअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है और एक मिडिल और अपर मिडिल क्लास के लोग हैं हमारे पास। जो हमारे पास मिडिल और अपर मिडिल क्लास है वो अपने बच्चों को तो बहुत अच्छे हिफाजती टीके भी लगवाते हैं, कतरे भी पिलाते हैं। पुअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में लोग ये होते हैं कि बुखार हो जाएगा बच्चे को, कतरे पिलाने से या शायद टीके लगवाने से तो वो इज्तनाब करते हैं कि जी मैं कहाँ पे इसकी दवाई। तो ये ज़रूरी है, हल्का सा बुखार डजेंट मैटर कि आप हल्का सा बुखार हो जाएगा तो उसकी आप केयर कर रहे अदर देन कि बच्चा पूरी उम्र के लिए क्रिपल्ड हो जाए और माजूर हो जाए।
तो दूसरी चीज़ इसमें साथ साथ ये है कि जो हमारे पास अपर मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं या हाई क्लास फैमिलीज़ हैं, उनके घरों में मुलाजम रहते हैं। हाँ जी। ये मैं बड़ा अहम पॉइंट है। वो मुलाजम जो है ना, इन एरिया से ट्रैवल करते हैं, उनके बच्चे भी साथ होते हैं, वो आते जाते रहते हैं, तो वो वायरस कैरी करते हैं। वो ना सिर्फ अपने बच्चों के लिए बल्कि आपके घर के बच्चों को, जो आपके अपने बच्चे हैं, जो ऑनर्स हैं, उनके लिए भी वो खतरे का बायस बनते हैं। तो मेरी गुजारिश उनसे या ऑनर्स से, तो उन मुलाजमों को भी इंश्योर करें, ना सिर्फ अपने बच्चों के, उनके मुलाजमों को, बच्चों को भी इंश्योर करें और उन्हें जागर करें, इस चीज़ की तालीम दें कि एक ज़रूरी चीज़ है और ये ख़ुद भी पलाएं और उनको भी पलाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। और जब हम इनफरादी तौर पर इस चीज़ के बारे में सोचना शुरू करेंगे तभी हम ये जंग जीत सकते हैं। ज़ुबैर साहब, डेंगू के हवाले से भी बात कर लेते हैं। आगे मानसून का सीज़न स्टार्ट होने वाला है, उससे पहले ही डेंगू के केसेस आना शुरू हो गए हैं, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? क्या क्या इकदाम उठाने की हमें ज़रूरत थी कि जो नहीं उठाए गए हैं अभी तक? उसमें ऐसे है कि लाहौर में अभी तक तकरीबन 50 के करीब पेशेंट्स हैं। हाँ जी। लास्ट प्रोग्राम में मैं भी आपको बताया था कि हमारे 50 के आगे पीछे ही जी। चल रहे हैं अभी। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बड़ी कंटेंट सिचुएशन है। जिस तरह हमारी रिपोर्टिंग हो रही है लाहौर में, पूरे पाकिस्तान के मुकाबले में सबसे ज़्यादा और एफिशिएंट रिपोर्टिंग सिस्टम लाहौर का है हमारा। इसमें चाहे पोलियो का हो जाए, इसमें चाहे डेंगू हो जाए, इसमें चाहे हमारे पास गैस्ट्रो भी आया है, हाँ हम जी। एक्टिव सर्वेलेंस के थ्रू केसेस को डिटेक्ट करते हैं, ताकि अगर डिटेक्शन हमारी वीक रहेगी तो फिर वो तो कम्युनिटी में फैल जाएगा। बिल्कुल, तो हम एक्टिव डिटेक्शन के थ्रू जो 50 केसेस को हमने पूरा केस रिस्पांस किया और अभी तक कंटेंट रखा है। अच्छा। लास्ट ईयर और इस ईयर में फ़र्क ही ये है कि लास्ट ईयर जो एक्टिव डिटेक्शन थी वो इतनी नहीं हो सकी ड्यू टू कोविड, और थोड़े और हमारे मसाइल थे जो कि टेक्नोलॉजी रिलेटेड मसाइल होते हैं और हॉस्पिटल रिपोर्टिंग है। लेकिन इस साल इस चीज़ को इंश्योर किया गया कि कोई भी केस हमारी नज़र से दूर ना रहे, ताकि हम बर वक्त उसका केस रिस्पॉन्स कर सकें। तो 50 केसेस एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर जहाँ पे 20,000 केसेस थे, अच्छा। तो हमारे पास अभी बहुत बिफोर मॉनसून की बात कर रहे हैं आप? बिफोर मानसून पूरे ईयर की, पूरे ईयर में? तो ठीक है। 20,000 लेकिन ये केसेस तो मानसून से पहले ही 50 आ गए हैं ना, जी, तो इसका बिल्कुल। मतलब है कि हमें हमने एक्टिवली काम करने की जरूरत है मानसून से पहले। बिल्कुल, वो डेफिनेटली, और वो 50 डिटेक्ट करने के बाद ही हमने काम करना था। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर 50 डिटेक्ट ना हो और वो कहीं बायस बन जाए तो 50 से ईच लीड टू 50 मोर केसेस, तो वो फिर हमारे लिए चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको जल्दी से जल्दी केस रिस्पॉन्स करके उस इलाके को क्लियर किया जा सके। तो अभी कौन कौन से ज़्यादा स्पॉट्स हैं, कौन कौन से ऐसे जो इलाके हमारे हैं जो हाई अलर्ट हैं? जी, हमारे पोश एरियाज़ हैं। अच्छा। DHA जो हो गया हमारे पास बहरिया, और बाकी वापडा टाउन और ये इसके साथ मलहका जो हमारे पोश एरियाज़ हैं, जहाँ पे लोग घरों में गमले ज़्यादा मिकदार में रखते हैं, जहाँ पे फाउंटेन्स घरों में लगे हुए हैं, स्विमिंग पूल्स लोगों के घरों में बने हुए हैं, तो वो इन चीज़ों का इवन दो सफाई का ख्याल तो रखते हैं, लेकिन वो गमलों को पानी चौके डेली लगाते हैं। तो डेली पानी लगाने से वो मुलाजम देख रहा होता है, मालिक को इस चीज़ का इल्म नहीं होता, और मुलाजम की इस चीज़ के ऊपर इतनी वो एजुकेशन अवेयरनेस नहीं होती, तो वो एक गैप क्रिएट होता है जिसकी वजह से उस घर में वो मच्छर पनपता है और फिर वो हमारे लिए। और दूसरा, परिंदों को पानी डालने वाला बर्तन, एक नेकी के तौर पे हम पानी तो डालते हैं, लेकिन अगर वो डेली साफ़ कर लिया जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। ये दो चीज़ें होती हैं जो पोश एरिया में हमारे पास होती हैं। उसके बाद ये लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस और ये बाकी एरियाज़ हैं जो अंदरून लाहौर इस तरफ निकलता है, क्योंकि पहले पोश एरिया से ही जन्म लेता है। तो आप जैसे मानसून से पहले फिर आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये जो सर्वेलेंस है इसको मज़ीद तेज़ कर लेना चाहिए? बिल्कुल, सर्वेलेंस ऑलरेडी हमारी फुल स्टेप्स पे है, और हम लोग डेली जो है तकरीबन हमारा जो रूटीन में 6,000 के करीब वर्कर जो निकलता है, और 3,147 टीमें हमारी वर्क में होती हैं, और वो तकरीबन एक टीम 25 घर करती है, तो तकरीबन ये 7,500 के करीब जो घर है वो तकरीबन डेली हम विज़िट कर रहे हैं। 17 लाख घर हैं। तो हमारा जो हाई डेंसिटी पॉपुलेशन एरिया जिसमें मारवा ज़्यादा है, मतलब जैसे वहाँ पे हमने स्पेशली नज़र रखी होती है, 7 डेज़ में उसको कवर कर रहे होते हैं। अच्छा। जो हॉट स्पॉट्स हैं जो कि हाई अलर्ट होते हैं, जैसे कि स्कूल्स हो गए जहाँ पे गैदरिंग भी है लोगों की, और ऐसा चांसेस भी है कि मच्छर वाली जगह भी हो, मसाजिद हो गई, फैक्ट्रीज़ हो गई, तो इनको तो हर सूरत एक हफ़्ते में एक दफ़ा विज़िट किया जाता है। ना सिर्फ खुद करते हैं बल्कि दूसरे डिपार्टमेंट्स की भी जिम्मेदारी लगाई हुई है। हमने तो एक अपना चेक रखा है 7 डेज़ अ वीक हेल्थ डिपार्टमेंट ने विज़िट करना ही करना है। ऑन द टॉप ऑफ दिस बाकी डिपार्टमेंट्स ने भी विज़िट करना है। लेकिन ज़ुबैर साहब, आप डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं, पूरे लाहौर को आप केटर कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो आपके इल्म में ये भी होगा कि क्या क्या इकदाम हो रहे हैं। दूसरा, हमने ये देखा है कि पिछले काफ़ी अरसे से स्प्रे जो पहले किया जाता था डेंगू के हवाले से, पहले बड़ी आगाही दी जाती थी कि स्प्रे करेंगे तो डेंगू पर काबू पाया जाएगा। मैंने तो यही सुना है और मैं बचपन से ये देखती आ रही हूँ, अब नहीं वो हो रहा, इसकी क्या वजह लगती है?
देखें स्प्रे हमारे जो SOPs हैं जो हमारे TOR सेट किए गए हैं, हाँ जी। SOPs बनाए गए हैं, उसमें स्प्रे 2 जगह पे होता है। एक जगह वो जहाँ से लार्वा मिलता है, ठीक उसके है। 4-5 घर इतराफ में हम स्प्रे करते हैं, और दूसरे ऐसी जगह जहाँ से पेशेंट आ जाता है, वो सही। डिपेंड करता है सस्पेक्ट है, कंफर्म है या प्रोबेबल है, जिस कैटेगरी का पेशेंट होता है। कंफर्म में हम 50 घर, तकरीबन 50 घरों के इर्द गिर्द स्प्रे उसका कर देते हैं, ताकि वहाँ पे ऐसा पेशेंट दोबारा ना रिपोर्ट हो, सही। मच्छर हो तो मर जाए। अगर SOPs के बाहर चलें तो एक तो SOPs की वायलेशन होती है, दूसरा ये है कि रेजिस्टेंस डेवलप होती है। अच्छा। इसके ऊपर एक्सपर्ट कहते हैं कि बेसूद या बिला वजह आप स्प्रे मत करें, ताकि मच्छर की रेजिस्टेंस, और दूसरा स्किन की बीमारियां, सांस की बीमारियां, घरों में लोग लेटे थे, और लास्ट 2 साल तो कोरोना की वजह से सांस की तकलीफ थी लोगों को। हम लोग खुल के फोक भी नहीं थे कर सकते अपने उसके गरीब मोहल्लों के अंदर, कि घर के अंदर कोई कोरोना का पेशेंट, छुपे लोग पड़े रहते थे कि अपने आप को जाहिर नहीं थे करते, बदनामी से स्टिग्मेटाइज किया जाता था कोरोना को भी। तो हमें ऐसे कोई सूरत हाल का सामना ना करना है। स्टिल अभी हम बिलीव करते हैं दमे के पेशेंट बहुत ज़्यादा लाहौर में होते हैं घरों में, तो हम अगर बेसूद फोक करना शुरू कर देंगे गलियों में, तो कोई ना कोई पेशेंट रिपोर्ट हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम डैट कि हमने 1 लाख से ऊपर घरों को स्प्रे किया इस साल। अच्छा। इस साल जो मच्छर जहाँ पे मिला, लार्वा मिला, वहाँ पे स्प्रे किया गया। सही। पेशेंट जहाँ पे आया वो स्प्रे किया गया, जिसका एविडेंस PITB टेक्नोलॉजी के ऊपर, डैशबोर्ड के ऊपर भी देखा जा सकता है, और मैनुअली भी हमारे पास रिकॉर्ड होता है। दूसरा, हमारे तकरीबन कोई 8-10 हज़ार जगह पे फॉग स्प्रे भी किया जाता है डेली। तो वो एक्चुअली हम उस तरह उसको शायद मीडिया के ऊपर नहीं प्रोजेक्ट कर सके, लेकिन स्टिल वी हैव लाइक सम टेक्नोलॉजी एक्सपेक्ट, जिसमें बैकडेट में कभी भी देखा जा सकता है कि कहाँ पे स्प्रे हुआ और कितना हुआ। लेकिन जुबैर साहब, हॉस्पिटल्स में क्या डेंगू के हवाले से जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो मुकम्मल तौर पर जी, बहाल कर दी गई हैं? बिल्कुल। फाल हैं? हमारे DIA की कमेटी होती है, वो इसको विजिट करती है हॉस्पिटल के हवाले से। डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप जो होता है, उसमें वो अपनी एडवाइजरी भी जारी करती है, स्प्रे के हवाले से भी, बाकी चीज़ों के हवाले से भी। SOP का हर साल रिव्यू करती है, जिसकी मीटिंग्स वक्तन फ़वक्तन होती रहती हैं। तो दूसरा, इन्होंने साथ तमाम हॉस्पिटल्स को विजिट किया, जिसमें मैं खुद भी शामिल था 1-2 हॉस्पिटल्स के लिए चेक करने के लिए, और उसमें चेक किया गया बेड्स की कितनी अवेलेबिलिटी है एज़ पर SOPs, जो उनकी चेक लिस्ट है उसके मुताबिक उसकी पूरी की पूरी हर चीज़ पूरी है। और ना सिर्फ ये बल्कि डेक्स्ट्रान हमारे पास होता है, डेक्स्ट्रान जो खरीदा जाता है वो भी हमने ले लिया, ताकि कोई शॉक में जाए तो हमारे पास पेशेंट है पूरे लाहौर में, वो मेरे ऑफिस से डिस्ट्रीब्यूट भी होता है जहाँ पे हॉस्पिटल्स में दिया जाता है। तो हर जगह अवेलेबिलिटी मेडिसिन की, बेड्स की, और बाकी जो सफाई का हॉस्पिटल का इकदाम आता है, डैशबोर्ड्स जो जिससे पेशेंट एंटर करने हैं, वो बड़ा ज़रूरी है। हम होता है कि अगर पेशेंट स्किप हो गया तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम बनेगा। तो हर जगह ये हमने सब चीज़ें जो चेक की हैं, और ये मेरे ख्याल से रेगुलर फीचर है, हर 2-3 माह बाद हम लाजमी ये देखते हैं। लाजमी देखते रहते हैं, चेक करते रहते हैं। ये तो हमने डेंगू और पोलियो की बात कर ली जुबैर साहब। अब लोग और भी एक चीज़ है जिसकी वजह से बड़े परेशान हैं, एक तो गैस्ट्रो बढ़ता जा रहा है, हीट वेव भी हमने पिछली दफ़ा देखी। मंकी पॉक्स के बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है, वो चाहे सोशल मीडिया हो जाए या फिर घरों में आजकल बड़ी आम चल रही है। थोड़ा सा इनलाइटन करें इस चीज़ के बारे में कि ये ख़तरनाक है, ये नहीं है, और इससे किस तरह हम बच सकते हैं। देखें, जहाँ तक अभी मंकी पॉक्स का तल्लक है, पाकिस्तान में भी मुबैना तौर पर 2 पेशेंट्स हैं जिसे सस्पेक्टेड कैटेगरी में रखा गया है, और अभी उसका कंफर्मेशन नहीं हुई। दूसरा कि ऑल ओवर द वर्ल्ड एक हाइप क्रिएट हुई है मंकी पॉक्स की, स्पेशली यूरोप, इंग्लैंड और अमेरिका में केसेस इसके राइज हुए हैं। अब जहाँ तक तल्लक है कि पाकिस्तान में, मैं अल्लाह ना करे कि ऐसी चीज़ कोई आए, ये बेसिकली एक बीमारी है जिससे, जिस तरह हमारे पास स्मॉल पॉक्स जिस्म में दाने और मुंह पे भी धब्बे दाने बन जाते हैं, और ये मंकी के अंदर एक वायरस होता है, और मंकी के अगर कोई आपको बंदर जो है उसके काटने से, उसके खून से, या उसके किसी जिस्म के पानी से, कोई ऐसा पानी होता है वो आपको लग जाए और इंसान को फैलता है, और फिर एक इंसान से दूसरे इंसान को फैलता है। उस सूरत में सिर्फ जब वो उसके क्लोज कॉन्टेक्ट में आता है, या करीबी, जिस तरह सांस लेने से करीब आके सांस लेने से, छींकने से, तो वो फैलता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भी ऐसा केस सिर्फ मैं नहीं समझता पाकिस्तान की कॉन्टेक्स्ट में भी कोई मौजूद है, और जितना जो सस्पेक्ट केसेस हमने उसको विजिट भी किया था, लेकिन वो डिक्लेयर नहीं किया उन्होंने। तो स्टिल हमारी इसके ऊपर एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप बैठा है। वैक्सीन एज सच इसकी स्पेसिफिकली तो नहीं मौजूद, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन किसी हद तक कहते हैं इसके लिए कारआमद साबित होती है, लेकिन किन को दी जाए अभी हम पूरी कम्युनिटी को तो नहीं दे सकते इतनी, क्योंकि और हम समझते हैं कि ये हम इस चीज़ में नहीं आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह कोविड में भी उस तरह मुतासर नहीं हुआ। हमारी इम्यूनिटी लोगों की बहुत अच्छी होती है, क्योंकि हम लोग एक इस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं, कम्युनिटी ऑलरेडी डेवलप्ड रहती है हमारी।
तो मेरी अभी लोगों से यही गुजारिश है, स्पेशली जो उनके ट्रैवलर्स हैं, बाहर से ट्रैवल करते हैं इन कंट्री से, उनको थोड़ा सा देख लें कि स्पेशली जिन लोगों के यूरोप से लोग आते हैं कि अगर फीवर है या इस तरह की कोई लामत है तो उनको खुद भी इज्तनाब करें, अपनी जिम्मेदारी भी अदा करें। और हमारी एयरपोर्ट्स पे टीम है वो भी रेगुलर इसको मॉनिटर कर रही हैं। फीवर वाले पेशेंट को सेपरेट कर लिया जाता है, ऐसा पेशेंट जो सस्पेक्टेड है सेपरेट है, वो हर एयरपोर्ट पे मेडिकल की टीम बैठी होती है। ऑब्वियसली इसके हवाले से भी कमेटी बना दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि इसको और ज़्यादा तरीके से स्टडी किया जाए और देखा जाए कि इसके आने वाले दिनों में अगर खुदा ना करे कि इस तरह के कोई चीज़ें और भी आएँ तो हम उसको अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकें। डॉक्टर राजा जुबैर, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हमारे साथ मौजूद है। जुबैर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। पोलियो के हवाले से जनाब हम बात कर रहे थे कि पोलियो कैंपेन स्टार्ट हो चुकी है, टारगेट अचीव करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। और जब तक हम अपनी इनफरादी तौर पर अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो नहीं निभाएंगे तब तक ये जितने भी वायरसेस आ रहे हैं ये इसका मुकाबला हम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अपने अपने तौर पर हमें अपनी जिम्मेदारी निभाएं। और जनाब मजीद भी बात करेंगे, हम वक्त पे एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं हमारी यानी कि ख़वातीन के हवाले से और ख़वातीन की सेहत और यहाँ पर उनकी स्किन केयर के हवाले से अगर बात की जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ख़ास तौर पर जो ख़वातीन होती हैं वो अपनी स्किन को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न भी होती हैं कि हम एक तो एज से ज़्यादा ना बढ़े लगे, और जैसे जैसे हमारी उम्र बड़ी होती जाती है या फिर जितनी पॉल्यूशन है हमारे इर्द गिर्द, इन्वायरमेंटल जो चेंजिंग्स आती जा रही है उसकी वजह से हमारी ऑब्वियसली स्किन भी ख़राब होती जाती है। बहुत सारे मसाइल हमारे साथ हमारी स्किन के रिलेटेड जन्म लेना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले जो आता है वो ये है कि एक तो हमारी लाइंस पड़ना शुरू हो जाती है, वो चाहे लाफ लाइन हो, आंखों के नीचे हो, हमारे माथे पे जो लाइंस पड़ना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से पता चलता है जनाब अब हमारी उम्र बढ़ती ही जा रही है। लेकिन अब मार्केट में कुछ ऐसे प्रोसीजर्स आ चुके हैं, कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स आ चुके हैं जिनके थ्रू आप जो एजिंग है हमारी जो उम्र के साथ बढ़ती ही जाएगी उसको स्लो डाउन कर सकते हैं। लेकिन इस मार्केट में भी क्वैकरी मौजूद है कि बहुत सारे सैलून वालियाँ भी आपको ये कहेंगी कि हमारे पास ये मशीन्स हैं, हम आपका ट्रीटमेंट करेंगे, एजिंग इफेक्ट जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की चीज़ों से आपने इज्तनाब ही करना है। क्या फ़र्क है एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट में, एक एस्थेटिक जो चीज़ें कर रहे होते हैं उसमें, और एक सैलून वाली में? इस पर बात करेंगे। एजिंग इफेक्ट किस तरह हम स्लो डाउन कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या ट्रीटमेंट है, कितने सेशंस लेने पड़ते हैं, इस पर बात करेंगे। डॉक्टर बिनिश रांझा हमारे साथ मौजूद हैं, एस्थेटिक फिजिशियन हैं एंड कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं। डॉक्टर बिनिश, आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। डॉक्टर बिनिश, जैसे जैसे मैं बात करी थी कि हमारी उम्र बढ़ती जा रही है या अगर हमारे इर्द गिर्द का माहौल देखें ये ख़राब से ख़राब तर होता जा रहा है, हमारे जो इफ़ेक्ट हैं वो हमारी स्किन पर आना शुरू हो जाते हैं, हमारे चेहरे पर आना शुरू हो जाते हैं, एजिंग इफ़ेक्ट जो है जल्दी आना शुरू हो जाता है। तो क्या हम इसको स्लो डाउन कर सकते हैं वक्त के साथ साथ? बिल्कुल मुनीबा, आपने सारी चीज़ें जो पॉइंट आउट की दे आर ट्रू, और हमारी एजिंग जो है वो साथ साथ चल रही है। हाँ। लेकिन थैंकफुली मेडिसिन की एक रिलेटिवली न्यू मगर साइंटिफिकली प्रूवन फील्ड है एंटी एजिंग एंड रिजुविनेशन। ओके। तो एंटी एजिंग में हम वो देखते हैं जो हाल्ट कर दे, प्रिवेंट करे या कम कर दे वो असरात जो उम्र के साथ डेवलप होते हैं स्किन के ऊपर। और स्किन रिजुविनेशन में वो चीज़ें होती हैं जो वो आपके पहले यूथफुल लुक थी या स्किन की लुक थी उसको दोबारा रिस्टोर करता है। अच्छा। तो ये दोनों हैं एंटी एजिंग एंड रिजुविनेशन। सो दीज आर द फील्ड विच आर एड्रेसिंग योर द नॉर्मल जो एजिंग का है उसको ये कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर बिनिश, बहुत से लोग या बहुत सी ख़वातीन जिनमें हम भी शामिल होते हैं, हम लोग ये शिकायत करते हैं कि उम्र से पहले ही हम लोग बड़े लगना शुरू हो जाते हैं, रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं, फाइन लाइंस आना शुरू हो जाती हैं ख़ास तौर पर चेहरे पर। इसकी वजह क्या है? क्या क्या ऐसी हम गलती कर बैठते हैं जिसकी वजह से एजिंग इफेक्ट जो है वो जल्दी आना शुरू हो जाता है? एक तो सबसे पहले हम लोग सन एक्सपोजर। ओके। हम समझते हैं सन एक्सपोजर से सिर्फ टैनिंग होती है। हाँ। ऐसा कुछ नहीं होता। सन एक्सपोजर से बहुत सारी चेंजेस आती हैं और आपकी स्किन जहाँ पे सिर्फ रफ एंड डल नहीं होती उसकी इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है। वो
एजिंग का प्रोसेस जो बाकी लोगों में जो अपने आप को सेव करते हैं सन एक्सपोजर से, उनमें लेट आता है। इस हम लोगों में वो ज़्यादा आ जाते हैं जो कि अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखते, एक्सपोजर डायरेक्ट सन एक्सपोजर में रहते हैं या सन ब्लॉक्स नहीं अप्लाई करते। और इसके अलावा आपका वेट, फ्लक्चुएशन ऑफ वेट, कुछ हमारे यहाँ पे लोगों को देखा गया है कि वो या तो बहुत खाते हैं, हाँ, फिर एकदम वेट लॉस करते डाइट हैं। पे आ जाते हैं। हाँ। कभी आप ये कॉन्सेप्ट लोगों में नहीं देखेंगी कि ये वेट मेरी बॉडी के साथ जाता है, मेरी स्किन के साथ जाता है, इसे मेंटेन किया जाए। अच्छा। तो वो जो फ्लक्चुएशन है उसकी वजह से भी आपकी स्किन रिलैक्स हो जाती है। अगर आपने कोई पेशेंट है उसने 110 kg से 70 kg किया तो उसकी स्किन तो सारी लटक जाएगी, बिकॉज वो जिस चीज़ के साथ अटैच थी वो निकल गई है। हाँ। तो दैट्स हाउ इट इज़ हैपनिंग। और जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं। अच्छा। इन्वायरमेंटल में ऑब्वियसली पोल्यूशन भी, सिंपल प्लेनली पोल्यूशन भी है, हमारी लाइफस्टाइल भी है, हम लोगों की डाइट भी है। अच्छा। लेकिन सन प्रोटेक्शन, रिलीजियस सन प्रोटेक्शन, आपने रिलीजियसली सन प्रोटेक्शन करनी है अपनी। सही। एंड इफ़ यू डू दैट, हाफ ऑफ द एजिंग या एटलीस्ट 25% वुड हाल्ट। और वो सिर्फ सन ब्लॉक सन लगाने ब्लॉक से एंड डायरेक्ट ना आए दरमियान में, हाँ डायरेक्ट एक्सपोजर ना आए। सन के साथ जो है डायरेक्ट एक्सपोजर ना आए, बाहर निकले तो दुपट्टे का इस्तेमाल कर सकते हैं, छतरी बिल्कुल, का इस्तेमाल कर बिल्कुल। सकते हैं। आंखों के नीचे तो खास तौर पर जो फाइन लाइंस ग्लासेस, है ग्लासेस का इस्तेमाल बिल्कुल। करें, हाँ, ताकि आपको जो है एक्सपोजर कम से कम मिले डायरेक्ट सन के साथ। कोई तरीके हैं, जैसे मैं बात कर रही थी कि मार्केट भी अब बहुत ज़्यादा डेवलप होती जा रही है कॉस्मेटोलॉजिस्ट के हवाले से भी, क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या प्रोसीजर्स हैं जिनके थ्रू हम ये एजिंग इफेक्ट को कम कर सकते हैं? अच्छा, जो एजिंग है, एंटाई एजिंग हाँ। और रिजुविनेशन, वो उनके अंदर हम रिलैक्स करते हैं मसल्स को। ओके। रिलैक्स करने से क्या फ़ायदा होता है, जो मसल खींच रहा है वो स्किन को भी साथ खींच रहा है। अच्छा। और एक्सप्रेशन, जो भी आपके फेशियल एक्सप्रेशन वाले हैं मसल्स, उनको हम रिलैक्स कर देते हैं बुटॉक्स के साथ। सही। उसके अलावा हम रीफिल करते हैं, रिप्लेनिश करते हैं। अच्छा। रीफिल हम करते हैं माइक्रो फिलर्स के साथ भी, डर्मल फिलर्स के साथ भी, और हम PRP वगैरह भी देते हैं। अच्छा। और उसके साथ साथ हम नैनो फैट ग्राफ्टिंग या फैट ग्राफ्टिंग करते हैं कि वो रीफिल हो जाए वो जगह। ठीक है। और उसके बाद होता है रिपोजिशन करते हैं हम लोग। अगर आपकी स्किन, अब आप 50 की एज में हैं तो अब ऑब्वियसली आपके लिए वो तो ट्रीटमेंट नहीं हो सकता जो एक 25 साल की या 30 साल की लड़की के लिए या मर्द के लिए हम ट्रीटमेंट डिसाइड करेंगे। सही। तो इफ़ यू आर एट 50 और आपके मसल्स और हर चीज़ वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो चुकी है, तो हम उसको रिपोजिशन करेंगे थ्रू थ्रेड्स होती है। अच्छा। ठीक है। उसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू आपका बहुत ज़्यादा लॉस होता है, वो उसके लिए भी थ्रेड यूज़ होते हैं बड़े खूबसूरती से। दे ब्रिंग ये आपकी हॉलोनेस जो विद एज ख़त्म हो जाती है, ये बबली सा जो आपका हाँ, फैट हाँ। होता है वो ख़त्म हो जाता है, तो उसको भी ये कवर करता है। ओके। और लास्ट बट नॉट लीस्ट रीसर्फेसिंग, कि आप केमिकल पील्स यूज़ करें, लेज़र्स हैं जो कि आपकी ऊपर की लेयर जो डल है उसको वो बिल्कुल रिमूव कर देता है। फिर उसमें से कुछ लेज़र ऐसी हैं जो डीप डाउन जाके टारगेटेड सेल्स को करते हैं, सही। उन पे एक्ट करते हैं। और इसके साथ साथ अब आई, अगर हम एक आई के लिए रिजुविनेशन सेपरेट होगी, ठीक है। उसके लिए आप ब्लेफरोप्लास्टी है, आईब्रो लिफ्ट है। ब्लेफरोप्लास्टी बेसिकली आईलिड की जो एक्सेस स्किन है विद एज, ये आपके हाँ, आप देखते हैं ऊपर आती हुडेड जाती, होती हाँ, जाती है, हाँ। तो वो स्किन हम काटते हैं। ओके। और नीचे आई बैग्स जो डेवलप होते हैं उनको वी एड्रेस देम। तो ये दो चीज़ें हैं जो इसके लिए की जाती हैं। तो और दूसरा, जैसे आई बैग्स की बात की, बहुत से लोगों के आई बैग्स होते हैं, बहुत से लोगों के डार्क सर्कल्स, आंखें अंदर को धंसना शुरू हो जाती हैं। संकन आइज आ जाती है। क्रो फीट भी उसको कहते हैं कि वो क्रो होना शुरू हो फीट्स जाता है। हैं कि वो यहाँ पे लाइट को या मुस्कुराते हुए, हाँ। जब आप पूरा मुस्कुराते हैं या फिर आप सन की तरफ या लाइट की तरफ देखते हैं, तो आप अपनी आंखों को बंद करते हैं या भींचने की कोशिश करते हैं, ओके। उसके दरमियान लाइंस, परमानेंट लाइंस रहनी शुरू हो जाती हैं। ओके। तो इसके लिए भी हम ये मसल रिलैक्स कर देते हैं, तो दैट 6 महीने तक ये मसल रिलैक्स रहेगा, ये रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा, तो लाइन अच्छा। डेवलप नहीं होगी। अच्छा। तो ये बेसिक साइंस इसके पीछे ये होती है कि
relax the muscle which is responsible for facial expression. तो इसके कितने फिर सेशंस लेने पड़ते हैं, कितनी सिटिंग्स? अच्छा, हमारी तरफ ना एक ये चीज़ है कि कितने सेशन कितनी सिटिंग. एजिंग इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस. बिल्कुल इट ऐसे वोंट ही। हाल्ट. लाइक आपकी एज 28 से 30 होगी, 30 से 35, 35 से 40, आगे आगे जाएगी. हाँ, ये प्रोसेस आपको वहाँ पे रोक तो लेंगे, रिवर्स में भी लेके जाएंगे, हाँ। रिजुविनेट भी करेंगे, लेकिन फिर एजिंग के साथ साथ आपको ये करवाने पड़ेंगे. और जब आप करवा लें तो उसके बाद काइंडली इसको लुक आफ्टर करें, अपनी स्किन की केयर करें, ताकि इनको लॉन्ग लिविटी हो इनकी. हमारी तरफ पेशेंट घर जाता है, उसके बाद वो भूल जाता है कि उसने कुछ, बस उसको ये पता होता है मैं जवान लग रहा हूँ, दैट्स इट. हाँ. तो डॉक्टर बेनिश, हम लोग ख़वातीन ज़्यादा थोड़ी सी जज्बाती होती है ना, तो उनका ये होता है कि अगर एक सिटिंग हमने ली है तो अब उसके बाद हम घर आए तो सारे कहें वाह जी वाह तुम तो जवान हो के आ गई, अब कोई मसला ही नहीं होगा, आगे आगे शायद हमें डॉक्टर से कभी भी ज़िंदगी में पाला ही नहीं पड़ेगा. तो ये जो चीज़ है, फिर इस वजह से मैं पूछ रही थी कि कितनी सिटिंग्स लेनी पड़ती है. अगर एक महीने में देखा जाए, महीने में एक लेंगे या हर 6 मंथ्स के बाद लेनी पड़ेगी? अच्छा, अब जिस तरह हाइड्रा फेशियल, हाँ जी, बड़ा खूबसूरत ट्रीटमेंट है, बड़ा अब आई रिकमेंड अच्छा, कि गर्मियों के लिए तो आप ज़रूर यू शुड गो फॉर हाइड्रा फेशियल. सही. बेबी स्किन वापस आ जाती है, हाँ। हाइड्रेटेड स्किन होती है, प्लम्प स्किन होती है. तो उसके साथ एक बात याद रखें कि आपके एस्थेटिक फिजिशियन के साथ आपकी आमना सामना हर 6 महीने बाद होता होता रहेगा. ही है, ये रूल ऑफ थंब रखें, बिकॉज बिल्कुल। आपके फिलर 6 महीने से लेके 12 मंथ्स, डिपेंडिंग अपॉन योर केयर, कि आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, उसके ऊपर डिपेंड करते हुए वो कम होगा. इसी तरह अगर बुटॉक्स हैं तो उनका भी इफेक्ट 6 मंथ्स में 4 to 6 मंथ वेयर ऑफ होना शुरू हो ओके, जाता है. ठीक है. तो इफ़ यू वांट कि मैं मेरे एजिंग के साइन ही ना आए, तो देन यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट. एंड दीज सर्विसेज आर अवेलेबल वंस आपका एक आपके हिसाब से टेलर्ड प्लान बन जाए. अच्छा. तो फिर बड़ी आसानी होती है उसको लेकर चलना. वो फिर इतने ज़्यादा प्रोसीजर्स नहीं होते. ओके. वो आपके प्रोसीजर्स होते हैं, उनको उसी तरह चलते हैं. अब जिस तरह PRP है, हाँ जी. दैट्स वेरी ब्यूटीफुल प्रोसीजर. उसमें हम आप ही के प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा लेके उसको ओके. सेपरेट करके आपके फेस को लगाते हैं. वैम्पायर फेशियल बोलते हैं, या फेशियल लिफ्ट के लिए भी लगाते हैं. ओके. तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी 3 सेटिंग्स जो है लाज़मी, वो must वो लेनी मस्ट हैं विद एज. अगर इफ समवन कम्स इन एन अर्लियर एज तो और उसकी स्किन की कंडीशन बेहतर बेहतर है, हाँ है, जी. तो फिर उसको इतनी सिटिंग की जरूरत नहीं है. एक लेकिन- आधी सीटिंग के साथ हाँ, भी हो एक सकती है. एक आधी लेकिन sitting। डॉक्टर बेनिश, जैसे मैं ब्यूटिशियंस की बात करी थी कि ब्यूटिशियंस भी अपने बिल्कुल। सैलून में इस तरह की जैसे हाइड्रा फेशियल्स की उन्होंने रख ली मशीन, तो वो भी कहते हैं कि हम भी एस्थेटिकली इस चीज़ को लेकर चल सकते हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट ही बन जाती हैं. तो क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं इन चीज़ों के? बिल्कुल. सिंपल फिलर लगाते हुए आपकी आँखों की रोशनी फॉरएवर, आपकी आँख हमेशा के लिए ज़ाया हो सकती है सिंपल फिलर लगाते हुए. और वो फिलर हम ये जो आंख के नीचे हम नीचे डार्क लगाते सर्कल्स हैं, को ये फिल करने के लिए फिलर लगा रहे होते हैं. नहीं, ये जो ये लाइन में हाँ। सबसे ज़्यादा लग रहा होता है, इधर लोग फिलिंग करवा रहे होते हैं, जी, अंडर आई करवा रहे होते हैं. ये बहुत सेंसिटिव चीज़ें होती हैं. आपका जो एनाटमी देखें अगर स्किन की, फेस की, तो इस बहुत वेस्कुलराइज्ड है. अगर फिलर उसके अंदर गया तो वो तो वहाँ वहीं पे वेसल रुक जाएगी, उसकी ब्लड फ्लो रुक जाएगा. ओके. जिस चीज़ को सप्लाई कर रहा है वो निक्रोज हो जाएगा. अक्सर लोगों को ये नहीं पता होता कि वो जिस जगह पे लगा रहे हैं वहाँ के नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं. जब हम लगाते हैं तो हमें साथ हाइलुरोनिडेज साथ रखा होता है अच्छा. कि अगर पेशेंट, इवन इफ़ यू आर एक्सपर्ट, आप फिर भी गलती कर सकते हैं. तो सोचें जिसको पता ही नहीं पता है, ही नहीं एनाटमी है, का ही हाँ. नहीं पता, सिर्फ किसी को लगाते हुए देख लेने से या चीज़ नहीं सिर्फ आती. मशीन्स ही रख लेना ज़रूरी नहीं है कि आप उस चीज़ में प्रो हो सकते हैं. आपको उस चीज़ बिल्कुल. के बारे में पहले पढ़ना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, तभी जाके चीज़ें होती हैं. लास्ट पे डॉक्टर बेनिश ये जानना चाहूँगी लेज़र ट्रीटमेंट के हवाले से, जो हेयर के लेज़र करवाते हैं. बहुत से लोग कहते हैं कि उसके बाद हमें रैशेस होना शुरू हो जाते हैं स्किन के ऊपर और धब्बे से पड़ना शुरू हो जाते हैं. इसकी क्या वजह है? लेज़र ट्रीटमेंट के बाद नॉर्मली जो है ना पेशेंट की कंप्लेन इतनी ज़्यादा नहीं होती, मगर
अगर हाइपर पिगमेंटेशन होती है, अच्छा। चांसेस हैं हाइपर पिगमेंटेशन हो, क्योंकि वो ऑलमोस्ट आपके हेयर बल्ब को बर्न कर रहा है। हाँ। तो अगर आपका एस्थेटिक फिजिशियन विजिलेंट नहीं है या उसको नहीं पता, उसका हाथ नहीं चल रहा तेज़ी से, तो वो हो सकता है एक एरिया को 2 बार वो एड्रेस कर रहा हो। सही। ठीक है, उसी के तरह से जब अगर आपको पोस्ट प्रोसीजर स्टीरॉइड नहीं लगाई जाती स्किन पे अगर, ओके। तो वो उसकी वजह से भी पिगमेंटेशन हो सकती है। और वो पिगमेंटेशन आप धूप में दोबारा बाहर निकलते हैं तो आपकी स्किन सेंसिटिव हुई जाती है, उसकी वजह से भी हो सकती है, धब्बे उसकी वजह से भी पड़ सकते हैं। और इस हाइपर पिगमेंटेशन की वजह को डील करना फिर काफ़ी मुश्किल होता है, मुश्किल हो जाता क्योंकि है। वंस हाइपर पिगमेंटेशन डेवलप हो जाए ओके। तो इट टेक्स टाइम। फिर उसके लिए आपको डॉक्टर से ही रुजू करना पड़ेगा। डॉक्टर बिनिश रांझा, एस्थेटिक फिजिशियन एंड कॉस्मेटिक गायनोकोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर बिनिश, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम It was my कि आप pleasure. यहाँ पर आई हैं और अपनी बढ़ती हुई उम्र को या एजिंग इफेक्ट को हम किस तरह स्लो डाउन कर सकते हैं, कुछ टिप्स डॉक्टर बिनिश हमारे साथ शेयर करके जा रही। उम्मीद करते हैं कि आप भी उसके ऊपर अमल दरामद करेंगे तो अपनी जो एजिंग इफेक्ट है उसको हम रोक सकते हैं। और जनाब, अब आपने मुझे इजाज़त देनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।